हेलो बच्चों, आज हम गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं और ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नीट और JEE में भी आते हैं। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इससे पहले हमने हॉलो स्फीयर किया था कि हमारे पास एक फुटबॉल की तरह था स्फीयर, वो किया था, उसके ऊपर चार्ज ऊपर था। चाहे वो स्फीयर कंडक्टिंग हो, चाहे वो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो स्फीयर की बात कर रहा हूं, और चाहे वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो, सेम रहेगा उसका जो हमने पीछे प्रूफ किया था। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ये मान लीजिए हमारे पास स्फीयर है। इसके ऊपर जो चार्ज है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा स्फीयर बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर कैसा होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई लोहे का गेंद हो, ऐसे कोई किसी नॉन मेटल्स है, ये तो नॉन कंडक्टिंग है, तो कोई बॉल है, बॉल की तरह होगा। बॉल जैसे क्रिकेट बॉल होती है या कोई बॉल होती है, अंदर से भी भरी होती है, वो होती है हमारी सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर आल्सो। सब जगह चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर है, दिस इज सपोज अब वी हैव ए सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल R। तो वी हैव ए कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग लिख लेंगे, नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग होगा बाय चांस, तो कंडक्टिंग का सेम होगा जैसे हॉलो स्फीयर होता है। हॉलो स्फीयर वाला डेरिवेशन और कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सेम डेरिवेशन एज बी डन द प्रीवियस एप्लीकेशन। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, नॉन कंडक्टिंग की करेंगे। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हमारे पास है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है हैविंग रेडियस कैपिटल R is its radius and Q is the charge that is uniformly distributed on the inside the solid sphere लिखते हैं इसमें, inside the solid sphere. Q is the charge that is uniformly distributed. Now इस केस में क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है। अब इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं आएगी, क्या आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और आपको तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो ये रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q इज द चार्ज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सॉलिड स्फीयर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई R क्यूब होता है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रख लीजिए इसको। नाउ इसमें भी केसेस बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो वी हैव द थ्री केसेस। नंबर फर्स्ट केस दैट इज outside the electric field intensity, electric field intensity at a point outside the solid sphere, outside the solid sphere। मान लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट P ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पॉइंट P लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या ड्रॉन करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस, जो कि क्या होगा, एक स्फीयर होगा। क्या होगा, स्फीयर होगा। गॉसियन सरफेस कैसा होगा आपका, स्फेरिकल होगा। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सपोज दिस पॉइंट P इट इज एट, मान लीजिए इसका रेडियस को मेजर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये R इज द रेडियस एंड दिस इज पॉइंट P दैट इज एट डिस्टेंस स्मॉल r। इन दिस केस स्मॉल r is greater than capital R.
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस लेंगे स्फीयर, और यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लेंगे, और जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर को होगा और इसका डायरेक्शन भी बाहर को होगा, सिमेट्रिक है ये। अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ को होगी, यहाँ बाहर को होगी, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी बाहर को होगा। मीन्स द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो होगा। तो व्हाट विल बी डू इन दिस केस, हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस in the form of sphere, having radius r, small r is its radius. Now इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ये जो चार्ज प्लस क्यू इसके सारे सरफेस के ऊपर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसे सरफेसेस लेंगे, बहुत ज़्यादा सरफेसेस लेंगे और उन सबको जोड़ देंगे, तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे गॉस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यूजिंग गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है E डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होते हैं। और हम ऐसे लिखते हैं कि जो हमारा E डी एस कॉस जीरो होगा यहाँ पे, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया ds, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, हमने गॉस थ्योरम ली, इनके बीच में जीरो एंगल है, ये देखिए जीरो एंगल है तो cos जीरो इज इक्वल टू 1, E ds cos जीरो Q बाई, तो E बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और यहाँ सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है ds क्या होता है, यहाँ पे स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r square. What we can say this is the electric field intensity due to at a point outside the this solid sphere, or this case is similar that we have done for the hollow sphere. There is no difference in this case, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे किया था, सेम केस है ये, जैसे हमने किसके लिए किया था, हॉलो स्फीयर के लिए किया था। तो बट वी कैन से कि दिस सॉलिड स्फीयर will behave like a point charge concentrated at the center of sphere। क्योंकि ये जो डेरिवेशन है तो सेम है पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन के बराबर, तो सॉलिड स्फीयर भी हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, मान लीजिए इफ यू टेक द पॉइंट हियर ऑन द सरफेस, तो सेकंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सरफेस के ऊपर r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे हम वैल्यू रख देंगे r की, तो E क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और दिस केस इज आल्सो सिमिलर टू द दैट वी हैव डन फॉर द हॉलो स्फीयर। ये हमने हूबहू सेम होगा जैसा हमने किसके लिए किया, हॉलो स्फीयर के लिए किया। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर थर्ड केस। अब हमारा थर्ड केस क्या होगा कि मान लीजिए ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर के अंदर हम लोग यहाँ पे गॉसियन, जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसको इनसाइड द सॉलिड स्फीयर लेंगे, ये हमारा गॉसियन सरफेस है।
तो इसके बीच में भी चार्ज है, ये यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें तो सेम हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो चार्ज, जब पूरा स्फीयर था तब तो चार्ज ज़्यादा था, लेकिन जैसे स्फीयर की, ये स्फीयर का रेडियस r हो गया, दिस इज रेडियस रिमेन दैट इज r और दिस इज स्मॉल r, तो यहाँ पे हम लोग ds लेंगे, तो ds e की वेक्टर, e और ds का डायरेक्शन सेम होगा। एक चीज़ का फर्क पड़ गया, बड़ी द टोटल चार्ज, वो तो q था, टोटल चार्ज q, ये चार्ज हो गया q डैश, कम हो गया ये चार्ज। अगर ये चार्ज कम हो गया तो ये चार्ज कितना है ये हमने निकालना है, और हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे और q डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो q डैश है वो निकालना है हमने, मीन्स दिस इज नंबर थर्ड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point inside the solid sphere, inside the solid sphere के बीच में, at a point inside the solid sphere। अब in this case जो आपका r होगा that is less than r होगा, less than r होगा। तो यहां पे हमने चार्ज फाइंड आउट करना है, तो बट वी कैन से यहां पे हमारे पास गॉसियन सरफेस बना। Now charge enclosed by the Gaussian surface, इस Gaussian surface ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, that is equal to q dash, that is equal to q dash। What is q dash equal to? As you know, surface charge density that remain constant, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो व्हाट इज क्यू डैश इक्वल टू, क्यू डैश इज इक्वल टू दिस द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, रो इनटू v। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। अब रो क्या होगा, रो हमने पहले लिखा है q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये रो है, दैट इज चार्ज डेंसिटी, तो कांस्टेंट होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, चार्ज बराबर है चार्ज, तो हमने ये चार्ज निकाल लिया। एक्चुअल में चाहे आप एक पीस ले लीजिए, चाहे आप टोटल ले लीजिए, डेंसिटी रिमेन्स द सेम, तो डेंसिटी तो सेम रहेगी, डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू डैश के आगे क्यू अपॉन दिस इंटू दिस, ये हमारा क्यू डैश आ गया। तो यहां से 4/3 भी कट रहा है, पाई भी कट रहा है, पाई भी कट रहा है, यू विल गॉट क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। अब आप गॉस थ्योरम में अप्लाई करिए, तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, इस केस में q dash by epsilon naught। What is EDS? EDS cos 0 सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि यहां पर E और DS के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप इसका सेंटर है, मान लीजिए E बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, क्लोज इंटीग्रल DS बच गया, दैट इज इक्वल टू q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज DS? दैट इज द गॉसियन सरफेस का जो आपका एरिया होगा, दैट इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, दैट इज इक्वल टू, दिस इज द ds इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, पूरे स्फीयर का एरिया ले लेते हैं कई बार, इट इज 4 पाई r स्क्वायर। q डैश का वैल्यू क्या है, q इंटू r क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R क्यूब आ जाएगा। This will comes. Now what is E equal to? E is equal to, देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर डिवाइड बाई आर क्यूब, डिवाइड बाई आर क्यूब।
This is the electric field intensity at a point inside the Gaussian surface. Inside the Gaussian, this solid sphere. Inside the solid sphere. If you see from here, E is directly proportional to R. Means अगर R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इसी में हम लोग एक और केस ले लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर? फोर्थ केस, एट द सेंटर। अब बताइए सेंटर में R का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज R इक्वल टू एट द सेंटर? दैट इज इक्वल टू 0। इफ R इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम दिस इक्वेशन, कोई भी नाम दीजिए इस इक्वेशन को, तो R 0 हो गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर? दैट इज इक्वल टू 0। इट मींस at center it is 0. As we go towards the surface of this solid sphere, then the electric field intensity increases, and away from it then electric field intensity will decreases. यहां तक इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। अगर हम इसी में अगर हम लोग ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में ग्राफ बनाएं, तो शुरू में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बढ़ेगी। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी आपकी? यहाँ पे ये ई मैक्सिमम वैल्यू होगी सरफेस के ऊपर। जब ये डिस्टेंस कितना हो गया? दिस डिस्टेंस बिकम इक्वल टू आर, दिस डिस्टेंस बिकम इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये मैक्सिमम हो गई। आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इसके बाद। तो इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। मीन्स सेंटर में 0, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी सरफेस के ऊपर, फिर कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे 0, फिर यहां से बढ़ना शुरू होगी, यहां पे मैक्सिमम हो जाएगी और यहां से कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी सॉलिड स्फीयर की वेरी करती है। तो दिस इज अवर विच वन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देयर आर 4 केसेस। तो हमने 4 केसेस कर लिए, बिल्कुल सिंपल है। 2 केसेस बिल्कुल हॉलो स्फीयर की तरह हैं। मैंने आपको एक बात बताई, अगर मान लो आपको एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आता है तो कैसे करेंगे? अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आता है तो सेम होगी जो किसकी है? हॉलो स्फीयर की, क्योंकि चार्ज जो है कंडक्टर के ऊपर रिजाइड कर जाता है ऊपर ही। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की सेम होगी जो हॉलो स्फीयर की होगी। देखो अगर हॉलो स्फीयर आया, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर आ जाए या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आ जाए, तो तीनों केसेस में सेम होगी। नॉन कंडक्टिंग में अलग होगा। नॉन कंडक्टिंग वाला केस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। जैसे मान लो डाइपोल है, डाइपोल के केस के लिए हमारी जो गॉस थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, यहाँ फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस नहीं बन पाता डाइपोल के लिए। तो डाइपोल की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम गॉस थ्योरम से नहीं निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते? क्योंकि इसमें गॉसियन सरफेस बनाना मुश्किल, सिमेट्रिक सरफेस बनाना मुश्किल होता है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हुआ। तो मुझे होप है कि आप इसको सारे आर्टिकल्स को एक एक करके देखेंगे और उनको कॉपी पे नोट करेंगे और साथ में इनको समझेंगे भी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।